They're famous though. They're his signatures. फिजिकल मीटिंग के दौरान प्रेजेंटेशन हो तो उन्हीं चीजों को कुछ व्हाइट पेपर से मटेरियल हमने लिया है और उसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा ताकि आप लोग भी उसको यूज कर सकें। आप लोगों के सामने वो पीडीएफ भी आएगा। ओके, सो सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग इस प्रोजेक्ट, इस प्रोटोकॉल के बिजनेस प्लान को समझें, उससे पहले हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी हमारे साथ के लोग हैं उनको पता होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन जानना चाहिए कि ओरिजिन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, क्या इनका मैकेनिज्म है, किस तरीके से गवर्नेंस मॉडल इसको रन करती है, क्या इसकी नई नीतियां आने वाली हैं, क्या फ्यूचर है इसका। तो इन सभी चीज़ों को जब तक हम लोग जानेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग, अगर आप बताएंगे कि किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, तो लोग रिलेट नहीं करते हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोगों को इस प्रोटोकॉल की जानकारी संक्षेप में होनी चाहिए। तो ये जानकारी कोई मनगढ़ंत जानकारी नहीं है, ये व्हाइट पेपर का निचोड़ है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। सो ओरिजिन है क्या? तो अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन, आप लोग देख सकते हैं ये D5 जो वर्ड यूज किया गया है, सो D स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइजेशन और FI वो स्टैंड करता है फाइनेंस को। तो सिंपल है, ये एक ऐसा वित्तीय व्यवस्था है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? तो डिसेंट्रलाइज्ड कल भी सर ने बताया कि जो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, मतलब कि जिसपे किसी वित्तीय संस्था का, सरकार का या किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं है, वो इन सभी कंट्रोल से बाहर है, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। तो ऐसी वित्तीय व्यवस्था जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, और एक पर्पस होता है प्रोटोकॉल का। तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस बिल्कुल यही है कि जो ट्रेडिशनल मॉडल था, जहां पे कि कोई सरकार और कोई संस्था कंट्रोल करती है वित्त को, अर्थ को, आर्थिक स्थिति को, वहां पे उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यही उद्देश्य है कि इन चीजों से बाहर निकल के और हम लोग वित्तीय व्यवस्था बनाएं जहां पे कि मूल्य का निर्माण कंसेंसस करते हैं, जो हमारे हम सब लोग करते हैं, जो कम्युनिटी होल्डर्स है, कम्युनिटी के जितने लोग हैं, वही मूल्य का निर्माण करते हैं और वही आपस में उस मूल्य के साथ आदान प्रदान करते हैं। मतलब कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल है ये। सो इस चीज के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोगों के साथ। सो चूंकि एक इकोसिस्टम है जहां अर्थव्यवस्था है, तो वहां एक टोकन होना आवश्यक है। टोकन मतलब मुद्रा। तो उस चीज के लिए हमारा प्रिय मुद्रा क्या है? LGNS। तो ओरिजिन का मुख्य मुद्रा LGNS है। आइडियोलॉजी को समझते हैं कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो आइडियोलॉजी को भी बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि जहां पे एक ऐसी व्यवस्था बनाने का उद्देश्य किया गया है कि जो मनी क्रिएशन है, जो पैसा बनाना, जो करेंसी प्रिंट होता है ना कंट्री में, फिएट करेंसी, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो करेंसी है उसको हम खुद लोग बनाते हैं। हम लोग जितने कम्युनिटी के लोग हैं वही इसको बनाते हैं, और ये कोई संस्था नहीं बनाती है इसको, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंट्रोल, कोई सरकार नहीं बनाएगी, ये इसको बनाएंगे हम लोग। ओरिजिन इसी मॉडल को बदल देती है और क्या करती है? हर व्यक्ति आर्थिक गतिविधि में पार्टिसिपेट कर सकता है। जब हर एक व्यक्ति आर्थिक गतिविधि में पार्टिसिपेट करेगा तभी तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और जो नेटवर्क है इसका, वो सारा उन्हीं के द्वारा संचालन किया जाएगा इसका। तो इन चीजों को अगर हम समझते हैं तो हम लोगों को स्पष्ट होता है कि कैसे ये आपका इकोसिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और चूंकि इन सारी गतिविधियों में हम पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रोत्साहित करता है ये इकोसिस्टम रिवार्ड देकर। और हम लोग उसी रिवार्ड को ये समझ लेते हैं कि 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। सो उस मिथ से बाहर निकलना है हम लोगों को। आप एक वित्तीय व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं और उस निर्माण के क्रम में आपकी भागीदारी के लिए आपको जो रिवार्ड दिया जाता है उसको कम से कम इस छोटी चीजों के साथ तुलना नहीं चाहिए कि 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि चूंकि ये वित्तीय व्यवस्था है तो मुख्य टोकन हम लोग जानते हैं कि LGNS है इसका। तो LGNS को हम प्रयोग में लाते हैं
तो उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग आप लोगों के सामने है। स्टेकिंग हम लोग जानते हैं, और इसी मुद्रा का उपयोग करके आप गवर्नेंस करते हैं, मतलब कि आगे क्या दिशा, किस प्रारूप इसका तैयार करते हैं, किस तरीके का ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए आप वोटिंग करते हैं उसी मुद्रा का इस्तेमाल करके। और विभिन्न प्रकार के आप ये समझ सकते हैं कि यही मुद्रा है जो कि आपको रिवार्ड के रूप में भी प्राप्त होता है। और आप ये समझ सकते हैं इसको आसानी से कि एलजीएनएस एक ऐसा टोकन बनाया गया है जो कि इस इकोसिस्टम में, ये कोई एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है एक टोकन वाला, ये पूरा इकोसिस्टम है, पूरी वित्तीय व्यवस्था है जिसके द्वार पे, मुख्य द्वार पे आपको पहुंचने के बाद इसकी आवश्यकता पड़ती है। सो इकोसिस्टम में प्रवेश करने के लिए एलजीएनएस का उपयोग होता है और उसके बाद आप आगे चलते हैं इकोसिस्टम में। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि ट्रेजरी क्या है। जब वित्तीय व्यवस्था है तो वहां कहीं ना कहीं ट्रेजरी होगी। आप अपने इकोनॉमी को, अपने कंट्री की इकोनॉमी को देखिए, ये भी ट्रेजरी से बैक्ड होता है। जब आपको करेंसी प्रिंट करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? रिजर्व बॉन्ड्स होते हैं या गोल्ड होता है, इन चीजों को रखते हैं बैकअप में, तब जाके आप मनी प्रिंट करते हैं। हालांकि अब पीछे क्या हो रहा है, बट प्रोटोकॉल यही है कि आपको रिजर्व में फंड रखना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए, देन आप प्रिंट करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी ट्रेजरी की व्यवस्था की गई है। और ट्रेजरी जितनी बड़ी होगी उतना बेस आपका स्ट्रांग होता है, क्योंकि कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तब उस ट्रेजरी का उपयोग किया जाता है। प्लस ये ट्रेजरी बनाया भी आप लोगों ने ही है। हम लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वहीं से ये ट्रेजरी का भी निर्माण होता है। और जब ये ट्रेजरी की आवश्यकता, एक तो जब बुरी स्थिति, जब उतार चढ़ाव ज्यादा आ गया, तब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस आगे जो फ्यूचर में आने वाले डेवलपमेंट्स हैं, उस डेवलपमेंट के लिए यदि जरूरत पड़ती है तो ट्रेजरी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए ट्रेजरी यहां भी है। ठीक है। सो ट्रेजरी के बाद अब हम लोग समझते हैं कि इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं हम लोग। तो पार्टिसिपेशन किस रूप में करते हैं? हम अपनी भागीदारी कैसे बताते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति तो कंट्रोल कर नहीं रहा है, यहाँ पे कोड है जो कि शाश्वत सत्य है, वो कोडिंग कर दी गई है ना। और कोडिंग करने के बाद क्या होता है कि वो कोई इमोशंस किसी को पहचानता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल की व्यवस्था को पहचानता है। तो आप जब स्टेक करते हैं तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि आप कितना इन्वेस्ट कर दीजिए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहना चाहिए उसको। दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड स्टेकिंग, जिसमें कि आप अपना पार्टिसिपेशन बताते हो उस कोड को कि हाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं और मेरी भागीदारी की ये सीमा है, ये सीमा है। जैसी आपकी शक्ति वैसी आपकी पार्टिसिपेशन। तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है ये। दूसरी चीज, इकोसिस्टम में जब आप भागीदारी किस चीज की दे रहे हैं? भागीदारी आप दे रहे हैं, कल सर ने बताया था ना, एक विचार है, ये आइडियोलॉजी है। तो आप वित्तीय व्यवस्था के निर्माण करने वाले लोग हैं। तो जब आप वित्तीय व्यवस्था का निर्माण कर रहे होते हैं तो उसमें आपको क्या होता है? रिवार्ड मिलता है। उस रिवार्ड को हम तो रिवार्ड समझेंगे ना, वो एक का दो कहाँ समझने की जरूरत है, नहीं समझने की आवश्यकता है। एग्री कर रहे हैं इस बात को? करेक्ट। सो आप जितने अच्छे तरीके से भागीदारी देंगे, इसमें आप ज्यादा अवधि के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक रिवार्डेड होंगे, आपको ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल फंडा है। सो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने ये चीज समझ लिया ना कि इस प्रोटोकॉल में ओरिजिन, अवेक और इटर्नल, ये 3 फेजेस हैं। अभी हम लोग अवेक वाले फेज में आ गए हैं। तो इस फेज में क्या हो रहा है ना, इस फेज में हम लोगों को अभी ज्यादा फोकस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उस समय आपका जो पहला फेज था कम्युनिटी बिल्डिंग का, जहां पे कि बहुत सारे लोग आए, तो उस फेज से आप बाहर निकल चुके हैं और अभी हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता होती है। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे नए नए टाइप्स हो रहे हैं, आपके ब्लॉकचेन पे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग इनफैक्ट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी आपका इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है। जब इकोसिस्टम डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसी क्रम में क्या किया गया है, बेसिक जो चीजें हैं, जो कि यूएसपी है आपके ब्लॉकचेन का, आपके प्रोटोकॉल का जो ब्लॉकचेन है उसका यूएसपी है प्राइवेसी। सो आप सभी लोग जानते हैं कि जीरो नॉलेज पे काम कर रहा है, ये पब्लिक प्राइवेट ब्लॉकचेन है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन सिर्फ कह देने से नहीं होता है, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसमें कि आपको प्राइवेट वॉलेट होना चाहिए। करेक्ट? प्राइवेटली आप कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो प्राइवेसी के साथ होनी चाहिए।
और जब आपके पास इन चीजों को एग्जीक्यूट करना है तो एक स्थिर मुद्रा चाहिए। स्थिर मुद्रा क्या है? स्थिर मुद्रा भी प्राइवेट होना चाहिए आपका, और 100% डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे, हम लोग यूएसडीटी, डाई, यूएसडीसी, ये सारे स्थिर मुद्रा हैं, स्टेबल करेंसी हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि यूएसडीटी टीथर, टी लास्ट में है ना, तो टीथर कंपनी है, ये सेंट्रलाइज्ड है। यूएसडीसी सर्कल, सी फॉर सर्कल, तो ये सारे सेंट्रलाइज्ड मुद्रा हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, जब आप पूरी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो यहां पे आप लोगों को पता होगा कि आपका जो स्टेबल करेंसी है, आपका जो स्टेबल कॉइन ए है, वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। इस बात के लिए आप लोगों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि उस पर कंट्रोल ही नहीं है किसी का, सिर्फ आपका कंट्रोल है और आपके अलावा किसी का कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक अपना एलजीएनएस बर्न करते हैं तभी उसका निर्माण होता है। सो प्योर डिसेंट्रलाइज्ड, फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन हो जाएगा ए आप लोगों का, जिसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम लोग एक्सचेंजेस यूज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल प्राइवेट होगा। सो पूरा कंप्लीटली प्राइवेसी होगी। जब प्राइवेसी होती है, आप जिन चीजों को रिजर्व रखते हैं जो पब्लिक के पास दिखता नहीं है, तो उससे आपको मिलता है सिक्योरिटी, तो आप सिक्योर हो जाते हैं। क्योंकि आपके बारे में पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप नजर में नहीं आते हैं, तो आप सिक्योर हो जाते हैं। सो प्राइवेसी, और वो देता है आपको सिक्योरिटी। इस चीज को ये फोकस करके काम कर रहा है। आगे चलते हैं, स्टेबल कॉइन योजना। अभी मैंने बताया कि स्टेबल कॉइन, जब आपका इकोसिस्टम होता है तो उस इकोसिस्टम में एलजीएनएस को किसी दूसरे को एलजीएनएस दे दिया कुछ समय के लिए तो वो स्थिर है, लेकिन ये एक्चुअली वोलेटिलिटी होती है इसमें। तो जब वोलेटिलिटी होती है, इसी वजह से तो हम चाय पीते हैं। कल हमने सुना ना, चाय और कॉफी के लिए हम सोना तो नहीं दे सकते हैं ना। तो आप अगर कुछ भी मुद्रा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो स्टेबल कॉइन होना चाहिए, जिसका काम है अपना ए स्टेबल कॉइन आएगा, और स्टेबल कॉइन ए क्या करेगा? मूल्य में अपेक्षाकृत स्थिरता, वो स्टेबल है इसलिए स्टेबल कॉइन है, वोलेटिलिटी नहीं होगी उसमें। तो आप नॉर्मल जिस तरीके से आप फिएट करेंसी इंडिया में किसी को 1000 रुपए देने हैं तो आप 1000 रुपए दे देते हो, उसका मूल्य चेंज नहीं होता है बार बार। तो उसी तरीके से आपका स्टेबल कॉइन का योजना भी है इसमें, जिससे कि आप आगे आने वाले समय में किसी तरीके से भी पार्टिसिपेट करते हैं इकोसिस्टम में, तो आपके पास स्थिर मुद्रा होगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं, चिंता ही नहीं है। एक बहुत बड़ा विजन है। बहुत बड़ा विजन क्या है कि क्रॉस चेन विजन को लेकर काम कर रहा है। सो जो ब्लॉकचेन अपना डेवलप किया गया है, या इसी क्रम में है हम लोग, तो इसका उद्देश्य, इसका विजन सिर्फ ये नहीं है कि ये एक जैसे आम ब्लॉकचेन होता है, बहुत सारे ब्लॉकचेन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो एक ही ब्लॉकचेन तक सीमित नहीं रहना है इसको। इसका बिल्कुल क्लियर फंडा है कि किसी भी ब्लॉकचेन में हो आप आ सकते हैं। ईवीएम कंपेटेबल है ना, इथेरियम वर्चुअल मशीन से कंपेटेबल है ना हमारा, कि ईवीएम पे जो भी प्रोजेक्ट है वो आ सकते हैं। आप लोगों के सामने ज्वलंत उदाहरण है, आप ऐसे समझ सकते हैं, एक समय में साइमल्टेनियसली दो ब्लॉकचेन पे आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है, पॉलीगॉन पे भी और अनुबिस पे भी। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को पता भी नहीं चला कि किस तरीके से कितना बड़ा डेटा माइग्रेशन, बाय गॉड, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम किया। जैसे फाइटर जेट होता है ना, तो फाइटर जेट में जब भी ईंधन की आवश्यकता होती है तो ऑन एयर, मतलब उसको हवा में ही उसको फ्यूल अप किया जाता है दूसरे जेट के साथ में। उसी तरीके से ये काम किया और ये क्षमता है इसकी, तो ये इसको आप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कर सकते हैं, ये स्ट्रेंथ है इसका। तो उसका विजन है और उसके साथ काम करता है, जहां पे कि आप अपने फंड को कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब आप पॉलीगॉन से ले गए ना अनुबिस पे, तो जब आप पॉलीगॉन से अनुबिस पे ले गए तो आपको कितना स्मूथ ट्रांजिशन किया आपने, तो पता भी नहीं चला आपका और आपका काम हो गया। तो इन चीजों को लेकर ये कर रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि मल्टी चेन इकोसिस्टम को डेवलप करना है इसको। आगे चलते हैं, और आगे फ्यूचर में इनका प्लान ये है, ये बड़ा अच्छा है, इसको समझने की आवश्यकता है। कल भी हम लोगों ने बात किया, प्लेज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास टोकन्स हैं, तो मैं अपने टोकन्स को प्लेज कर सकता हूं और उसके बाद उस पर ऋण ले सकता हूं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपनी सोने जो है, आपके पास सोना है, अगर मेटल, प्रीशियस मेटल है, उसको आप गिरवी रखते हैं, आप पैसा ले लेते हैं, आप अपना उसके बाद उसका इंटरेस्ट देते रहते हैं। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं आज के डेट में ट्रेडिशनल मार्केट में, बैंकिंग व्यवस्था, आप चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे वो आपका रिकरिंग हो, चाहे वो आपका एफडी हो, चाहे वो आपको इंश्योरेंस मिलता है, चाहे वो आपको लोन मिलता है, ये सारी व्यवस्थाएं आपके भी इकोसिस्टम में होगा। डिफरेंस ये है कि अब आप डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें फ्यूचर की हैं जिस पे काम कर रहा है आपका इकोसिस्टम। इतने बड़े इकोसिस्टम को चलाता कौन है? तो चलाते हैं आप।
जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति एमडी सीएमडी नहीं काम करता है इसमें क्या काम करता है, इसमें सर्वसहमति से काम किया जाता है। उसी को कहते हैं कंसेंसस बिलीवर्स, कंसेंसस बिल्डर्स। तो आप हम में से ही लोग होते हैं जो कि डाउ होते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो उनके पास ये अधिकार होता है कि इसको किस दिशा में, क्या इसमें चीजें लागू होनी है, क्या नहीं होनी है लागू, क्योंकि उनको ज्यादा जिम्मेवारी होती है। तो उनको पता होता है, तो वो अपना मत रख सकते हैं और उनके मत के अधिकार, मत के समान इसमें चेंजेस नहीं कहते हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। मतलब आप आगे क्या कर सकते हैं वो इम्प्लीमेंट होता है। तो इसका शासन जो होता है ये कम्युनिटी के पास में ही है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के पास में है। इसीलिए वो सारे जो डाउ अचीवर्स होते हैं या जो डाउ रैंक वाले होते हैं, वो सभी सीनियर्स हमारे प्रस्ताव देते हैं, अपने प्रस्तावों पे वोट देते हैं और आगे किस दिशा में, किस प्रारूप में आपका इकोसिस्टम चलेगा उसको तय करते हैं। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद हमें ये नट सेल में समराइज करने की आवश्यकता होती है कि दीर्घकालिक दृष्टि क्या है इसकी, फ्यूचर में क्या सोच रहा है। तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाए जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं हो, ये बिल्कुल स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो इसके साथ हैं वही इसके मालिक हैं। विकेंद्रीकृत पूरे जो भुगतान की व्यवस्थाएं होंगी, जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं वो सारा डिसेंट्रलाइज तरीके से होगा। जब डिसेंट्रलाइज्ड होगा इसका मतलब कि एक्चुअली आपका जो कैपिटल है, आपका जो फंड है, वो एक्चुअली आपके हाथ में होता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है कि 3 बजे के बाद बैंक बंद हो गया है तो आप कल आइएगा और मैं कल आपको सेवा प्रदान करूंगा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी आप अपने फंड का एक्सेस आपके पास में होता है, आप कभी भी एक्सेस ले सकते हैं, कभी भी उसकी जो मर्जी आप कर सकते हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था में आगे हम लोगों का पूरा प्रोटोकॉल काम कर रहा है जो कि गोपनीय वित्तीय व्यवस्था बना। गोपनीय मतलब सिक्योर होना चाहिए, पता नहीं चलना देना चाहिए, तो प्राइवेसी है वो, उस पर काम कर रहा है। और जो आप हम हैं, हम ही लोगों के द्वारा ये नेटवर्क को बनाया जा रहा है और वो वित्तीय नेटवर्क हम लोग ही तैयार कर रहे हैं। तो सरल है इसमें। सो डीफाई, स्टेबल कॉइन, लेंडिंग और पेमेंट से संबंधित ये काम है। सो आज के डेट में जो भी हम लोगों का कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में वित्तीय व्यवस्था है उसको हम लोग दरकिनार करने वाले हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की एक ऐसी व्यवस्था बनाने की मंशा है जिसमें कि हम स्वतंत्र हों, जो कि हमारा अधिकार है। हमारे अधिकार से हम वंचित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए यही इसका विजन भी है और इसी उद्देश्य के साथ आपका प्रोटोकॉल काम कर रहा है। ध्यान देने की बात क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब इतनी बड़ी व्यवस्था बन रही है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये किसकी बातों पे रिलाई करें। तो मैं आगे कवर करूंगा, उसमें अपना प्रेजेंटेशन में सिस्टम ने बताया है। तो हमें किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है जिसकी बात को हम मान सकते हैं। किसी के कहने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक हम जानेंगे, बेसिक हमारे पास फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए कि क्या प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है, बट उसको प्रूफ करने की आवश्यकता है, लॉजिकली हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग तथ्यों के साथ और लॉजिक के साथ में नहीं समझेंगे सिस्टम को, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आगे बढ़ना है, इसके निर्माण में भागीदार बनना है आपको, तो आपको किसी कीमत पे इसके लॉजिक को समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको किसी ना किसी की मदद चाहिए, जो कि एक एक्सपर्ट होना चाहिए। तो वो एक्सपर्ट आप लोग जानते हैं कि सर्टिक है। तो मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है उसमें और किस तरीके से काम करेंगे, और क्या राजस्व मॉडल स्पष्ट है या नहीं है, प्रोजेक्ट में जो भी प्रोटोकॉल में गवर्नेंस, जो भी कोडिंग हो रही है, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई हो रहे हैं, वो सभी ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को जानने की आवश्यकता है, जो कि जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो लोग अपने ट्रेनिंग में बताते हैं आप लोगों को, हम सभी लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को, विजिबिलिटी इनकी है हर जगह पे है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना। तो इन चीज़ों को समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था ऑलमोस्ट हम लोगों का ओरिजिन का परिचय और इस प्रोटोकॉल में प्रेजेंटेशन का पार्ट है। ये स्लाइड्स हैं, आप लोगों के पास होंगी मेरे ख्याल से, आप लोगों के पास हार्ड कॉपी जो मिला है उसमें भी है, वही है। देखिए इसमें बहुत सारे क्रिस्प शॉर्ट में बताया गया है कि क्या किस तरीके से ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है। हम सभी लोग जानते हैं ना, 7 मार्च 2024 से हम लोगों के उपयोग के लिए ये ब्लॉकचेन पे, उस पे अपने डेस्क पे आ गया था। इतना हम लोगों को पता है, 7 मार्च 2024 से ये प्रयोग में आ गया, जहां पे कि हम लोग बाय और सेल कर सकते थे। लेकिन
यदि हम देखते हैं इसके डेटा को अलग अलग विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, तो बताया जाता है कि 12 साढ़े 12 साल इसके निर्माण में लगा है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। इसीलिए यहाँ 7 मार्च 2024 लिखा है, जहाँ से कि हम लोग इसको जानने लगे, प्रचार में आया। और सबसे पहली बात कि इस प्रोटोकॉल में चूंकि वित्तीय व्यवस्था है, तो एक डिस्क्लेमर के साथ मैं बताना चाहूँगा, और डिस्क्लेमर आप लोग भी यूज़ कीजिए इसको, कि कभी भी किसी भी तरीके का आप जो जानकारी दे रहे हैं, ये एकमात्र जानकारी है, इकोसिस्टम से आप अवगत करा रहे हैं, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है वो आप बता रहे हैं, लेकिन आप वित्तीय सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। सो अभी जो भी जानकारी हम लोगों को मिल रही है वो एक जानकारी मात्र है, उसको कोई भी वित्तीय सलाह नहीं माना जाए, क्योंकि क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो वर्ल्ड ही बहुत वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इस दृष्टिकोण से आ गए कि सिर्फ हमें रॉकेट ही दिखेगा, ऊपर ऊपर ही जाएगा, तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं। इसीलिए अपना जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, या अपना ऐसा फंड या अपना ऐसा व्यवस्था आपकी क्या है, उस हिसाब से पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपको लंबे अवधि में भी अगर रुकना पड़ता है इकोसिस्टम में तो तकलीफ नहीं हो, आप पेशेंस के साथ रहें और पैनिक नहीं होंगे। तो ये हमारा डिस्क्लेमर था। अब डिस्क्लेमर के बाद हम लोग कवर करते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 7 मार्च 2024 से ये प्रोटोकॉल हमारे इस्तेमाल के लिए लागू किया गया। कम्युनिटी रन कौन करता है इसको? हम, आप और डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इस कम्युनिटी को रन किया जाता है। इसमें आगे की व्यवस्थाओं को डेवलप किया जाता है। वो अपना मत देते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, किस तरीके से ये प्रोटोकॉल को आगे ले जाना है। मुख्य टोकन के रूप में हम लोग LGNS को जानते हैं, ये हमने कवर कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोटोकॉल आगे बढ़ता जा रहा है, आप सभी लोगों के सामने अलग अलग टोकन्स, क्योंकि वित्तीय व्यवस्था है, अलग अलग पर्पसेस होंगे। तो हर पर्पस को अचीव करने के लिए, जैसे LGNS का पर्पस क्या है, इस इकोसिस्टम में इंटर करने के लिए आपको लाया गया है LGNS, भागीदारी शो करने के लिए LGNS आया है। बाकी जिस तरीके की व्यवस्थाएं डेवलप होंगी, उस तरीके से वित्तीय मुद्राएं डेवलप होंगी। 5 का नोट होता है, 10 का नोट होता है, 50 का नोट होता है, 100 का नोट होता है, 2000 का नोट देखा हम लोगों ने। तो इस तरीके से करेंसीज होंगी, तो अपनी व्यवस्था में भी होंगी, आगे आने वाले समय में होगा। और उपयोग में जब हम लोगों को LGNS परचेज करना है या सेल करना है, तो उसके लिए एक स्टेबल मुद्रा, हम लोग को स्थिर मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो स्थिर मुद्रा के रूप में अभी हम लोग डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, कल भी हम लोगों ने ये समझा, नेटवर्क, कौन से नेटवर्क पे ये काम कर रहा है, तो ये Web3 नेटवर्क पे काम कर रहा है। तो बड़ा सिंपल Web3 बोलना, इसको एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि Web3 इंटरनेट की विकास को बताता है। जब इंटरनेट आया तो उस समय Web 1 था, फिर Web 2 अभी है, और आगे आने वाले समय में Web 3 आने लगा है, डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब ये हुआ कि जब स्टार्ट हुआ था 1990s में, तो वो स्टैटिक था, जैसे अखबार पढ़ते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं, उस तरीके से आप पढ़ पाते थे। एक आया इंटरनेट पे, कुछ भी आप इंटरनेट पे पढ़ पा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वो इनिशियल स्टेज था, वो Web 1 का फेज था। और अभी जब आप व्हाट्सएप, फेसबुक, जूम ये सब कर रहे हैं, तो ये Web 2 पे काम करता है। मतलब कि वो किताब तो पहले पढ़ते थे हम लोग Web 1 में, अभी आप किताब में लिख भी सकते हैं, मतलब आप अपनी बातों को भी दूसरे तक प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये Web 2 है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और Web 3 होता है क्या, कि जो डेटा होता है, जैसे Web 1 में जो डेटा आप पढ़ रहे हैं वो डेटा ही है ना, Web 2 में आप अपने बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अपने डेटा आप शेयर कर रहे हैं। तो अभी Web 3 में क्या होता है कि आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ डेटा होल्ड भी कर सकते हैं, आप मालिक भी बन सकते हैं, उसी को Web 3 कह रहे हैं। सो Web 1 हो गया किताब पढ़ने के जैसा, Web 2 हो गया किताब में लिखने के जैसा, और Web 3 हो गया जिसमें आप किताब पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और किताब थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप समझ सकते हैं, और इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि Web 3 क्या है। और Web 3 पे रन होने वाले जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड चीजें ही Web 3 पे आएगा, और आगे Web 4 भी आएगा। अभी मेटावर्स पे जाएंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन, क्योंकि आपका प्रोटोकॉल है और क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व है इसमें ब्लॉकचेन चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन की पहचान तो हम लोगों को क्रिप्टो से ही हुई। ये अलग बात है कि अभी आपके सामने में कोरोना का वो स्थिति था, उसको भी ब्लॉकचेन पे इस्तेमाल किया गया था, बहुत सारा यूज किया गया है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन की पढ़ाई शुरू होने वाली है कुछ दिन में यूनिवर्सिटीज में, लेकिन फ्यूचर है ये, और हम लोग लकी हैं कि हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इस इकोसिस्टम के पार्ट है। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। आपका ब्लॉकचेन कौन सा है? तो जब स्टार्ट किया गया था इस प्रोटोकॉल को, उस समय हमारा ब्लॉकचेन था पॉलीगॉन का। लेकिन
पॉलीगॉन इसलिए था क्योंकि हमारा अपना ब्लॉकचेन नहीं था, उसको डेवलपमेंट में टाइम लगा और लगेगा, ब्लॉकचेन है और बहुत सारी चीजें यूएसपीज हैं जो कि अपने ब्लॉकचेन में हैं, तो डेवलपमेंट में टाइम लगा। लेकिन अब क्या है कि आप दोनों ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं एक समय में, पॉलीगॉन पे भी काम कर रहे हैं और अनुबिस ब्लॉकचेन पे भी काम कर रहे हैं। तो संभवतः आप ये कह सकते हैं कि अपना नेटिव ब्लॉकचेन है आपके प्रोटोकॉल का, आप मालिक हैं ब्लॉकचेन के, ऐसा आप मान सकते हैं। अबाउट में हम लोग जानेंगे कुछ पॉइंटर्स के बारे में कि क्या है हमारा जो प्रोटोकॉल है, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नियम है, कोडिंग कर दी गई है, सॉलिडिटी लैंग्वेज में उसको कोड करते हैं। जैसे पाइथन लैंग्वेज में जो कंप्यूटर वाले लोग होंगे, कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, पाइथन यूज करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन पे यूज करते हैं सॉलिडिटी लैंग्वेज। तो सॉलिडिटी लैंग्वेज में बनाया गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल हम लोगों को पता है लगभग 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इस्तेमाल होना है इस प्रोटोकॉल में। अलग अलग समय काल परिस्थिति जैसी होगी उस समय इंप्लीमेंट होगा वो, बट अभी के समय में लगभग 50% के आसपास यूज हो गया है। 60 के आसपास मेरे जानकारी के अनुसार 60 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू रन कर रहा है अभी की स्थिति में। तो अब हमारे को यह पता होना चाहिए कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि लिख दिया कोड उसके बाद उसको चेंज भी किया जाए, इम्यूटेबल तो है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कहीं इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो इस चीज को समझने के लिए किसकी बात पे विश्वास करेंगे? इस चीज को समझने के लिए हमें विश्वास एक्सपर्ट पे करना पड़ेगा, और एक्सपर्ट के लिए कौन है? सर्टिक। आप लोग जानते हैं सर्टिक इज द वर्ल्ड्स टॉप ऑडिट फर्म जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिटिंग करती है, और उसने अभी तक 2 बार ऑडिट रिपोर्ट्स दिए हैं। लगभग 2.5 साल होने वाला है, 2 बार ऑडिटिंग हो चुकी है। सर्टिक के वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप देखेंगे आपको 2 रिपोर्ट्स दिख रहे हैं वहां पे। तो ये ऑडिट किया है सर्टिक ने, और सर्टिक ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हाँ ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक ही रेटिंग दे देना बहुत बड़ी बात होती है। 2 साल में आप एक ही रेटिंग होल्ड कर रहे हो, तो इट्स ए बिग थिंग फॉर योर प्रोटोकॉल। और ये तो हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमने ऑडिट कर लिया, लेकिन साथ साथ में देखिए कितना बढ़िया बात है ये कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ऑडिटिंग करा लेता है किसी से, लेकिन जो ट्रेजरी है आपका कोष है जहां पे कि हम सभी लोगों के फंड्स जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, जो कि आधार देता है आपके इकोसिस्टम को, तो उसमें भी कोई त्रुटि नहीं आए, वो भी ऑडिटेड होना चाहिए। उसके लिए आर्मर्स को यूज किया गया है। आर्मर्स बहुत बड़ा ऑडिट फर्म है जो कि ट्रेजरी को ऑडिट करता है, तो उसके थ्रू ऑडिटिंग हुई है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे या आपके ट्रेजरी की। इन दोनों ने जब ये कहा कि नहीं आपके प्रोटोकॉल में कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो थोड़ा तो हमें उन पे रिलाई करना होगा, क्योंकि कम से कम हम लोगों से तो ज़्यादा जानकारी उनके पास है ना, वो वर्ल्ड में एक्सपर्ट है, तो उस पर रिलाई कर सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग कि इस चीज़ को जब प्रयोग में आया गया तो इसको हम लोग डेक्स, डिसेंट्रलाइज्ड है तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज चाहिए हमें ट्रेड करने के लिए, तो हम लोग किस पे करते थे? डेक्स ट्रेडर पे हम लोगों ने यूज किया इसको। ठीक है सर, तो इस हिसाब से हम लोगों को ये देखना है कि कौन कौन से, अभी हम लोग रॉकेट स्वैप पे और क्विक स्वैप पे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो रॉकेट स्वैप और क्विक स्वैप इन दोनों का प्रयोग करके हम लोग ट्रेड करते हैं पॉलीगॉन पे और अनुबिस ब्लॉकचेन पे। तो और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को समझने का है वो ये है कि हम लोगों का जो LGNS है, ये मतलब LGNS से आप पार्टिसिपेट करते हो और LGNS ही आपको वापस में रिवार्ड के रूप में मिलता है। यहाँ पे कोई फिएट करेंसी की बात नहीं होती है, बिकॉज ये मनी गेन प्लान नहीं है, ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इन चीज़ों को समझ के हम लोगों को आगे बढ़ना है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम कर रहा है। बुलेट पॉइंट आप लोग जानते हैं इसका क्या जो डिक्लेयर किया गया है कि ज्वाइनिंग का पैकेज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पे आपका फंड आपके पास में होता है। कोई भी ऐसी सीमा नहीं है जिससे कि आप पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे आप फ्री हैं, जैसी मर्जी आप इनफैक्ट 0 बैलेंस अकाउंट भी खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अकाउंट ओपन किया और देख सकते हैं कि क्या कह रहा है हमारा प्लेटफॉर्म और किस तरीके से ये मुद्राओं का प्रचलन में आया हुआ है और काम हो रहा है इसका। सो कोई भी लिमिट नहीं है इसमें। और आप जब प्लान करते हैं, बात करते हैं, तो 2 तरीके से आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं, रिवार्ड ले सकते हैं। एक सिर्फ आप स्टेक करते हैं, सिर्फ अपनी भागीदारी देते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग नॉन रेफरल प्रोग्राम। और यदि आप इसका प्रचार प्रसार और विस्तार करते हैं तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है, जिसको हम लोग स्पाइडर वेव के नाम से जानते हैं। इस पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है और कितना % मिलता है। अगर आप सिर्फ स्टेक कर रहे होते हैं तो आपको हर 6 घंटे पे 0.15% का रिवार्ड मिलता है आपके टोकन के स्टेकिंग वैल्यू के ऊपर। और अगर आप इसको प्रचार प्रसार करते हैं तो आपको अलग अलग लेवल से 15 लेवल तक के इनकम्स मिलते हैं आपको। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के पास में है भी।
उस पे, तो रेफरेंस के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें समय नहीं बिताऊंगा मैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हम लोगों को समझने की, जो अगर ज़्यादा रिवार्डेड होना चाहते हैं आप, तो आप डाउ के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कीजिए, यहाँ पे अपने आप को स्थापित कीजिए, जिसमें कि आपको 3 वर्टिकल A, B और C, मतलब 3 लेग कहते हैं, वो नोड है, वैलिड नोड्स हैं। उस वैलिड नोड के नीचे आपको स्टेकिंग की वैल्यू होनी चाहिए 50-50 हज़ार डॉलर के बराबर के वैल्यू का टोकन। तब आप अपना V1 रैंक अचीव करते हैं, जो कि हम लोगों का पहला टारगेट होता है। और उसके बाद फिर आप V1 से लेकर V6 तक का रैंक है, जिसमें कि आप अलग अलग तरीके से टारगेट को अचीव करके अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और आप एक तरीके से लैंडलॉर्ड बन सकते हैं इस इकोसिस्टम में, जहाँ पे कि आपके पास गवर्नेंस की शक्ति पड़ती है। तो और रिवार्डेड तो होंगे ही होंगे आप। आगे चलते हैं डिस्क्लेमर पे। डिस्क्लेमर वही है जो हमने पहले किया, कि इस चीज़ में हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही हमें पार्टिसिपेट करना है। और एक लास्ट चीज़ हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि आप लोगों ने देखा होगा हाल में कुछ ऐसे इकोसिस्टम में आए हैं, टाइअप्स हुए हैं, जिसमें कि ग्लोबल इकोसिस्टम पार्टनर मैट्रिक्स है। आप लोग इस मैट्रिक्स को देखिए, क्योंकि अगर आपका ब्लॉकचेन, आपका प्रोटोकॉल में स्ट्रेंथ नहीं होगा ना, तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग डिनाई कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये ऑर्गेनाइजेशंस CoinGecko, DexTool, Aave.ai, Spartan OS, Vest, X3, Aura OS, RocketSwap, Dap OS, Anovis, MyToken, Bitget Wallet, Coin Market Cap और CoinGecko, तो ये सारे रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे कि आज आपका प्रोटोकॉल काम कर रहा है, और आपका प्रोटोकॉल के साथ ये लोगों से। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।